नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। बहुत दिनों बाद आया हूँ, इसलिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ और आपको बताऊँगा भी सही कि क्यों बहुत दिनों बाद आया हूँ, मैं कहाँ पर बिजी था और क्या हुआ था। लेकिन आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स रेलवे एसएससी की एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब मैं आपके लिए डेली क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और हम इस तरह से करेंगे जीके के क्वेश्चन कि आपको 100% सभी क्वेश्चंस याद होंगे। अगर कोई भी बच्चा इन 50 क्वेश्चंस में से 40 से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता है, आपको आंसर अपने मन में देना है। अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपकी तैयारी अभी भी बहुत अच्छी चल रही है और हम आपको पूरी तैयारी करवा देंगे जीके की। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, कंप्लीट करंट अफेयर्स के साथ पूरा जीके कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हम कहाँ पर इतने दिन बिजी थे और अब आगे हम किस तरह पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए। चीनी यात्री फ़ुआन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चलिए इसका सही उत्तर देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में ही चीनी यात्री जो फ़ुआन था वो भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जो अयोध्या है उसका सर्वप्रथम उल्लेख इनमें से कहाँ पर मिलता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा। हेरोडोट्स को माना जाता है, हेरोडोट्स को क्या माना जाता है, किसका जनक माना जाता है? मैंने बहुत बार आपको बताया ये। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों, इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। भारत में निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया? आपको पता होगा एक महाद्वीप का नाम एक जनजाति के ऊपर से, तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के नाम पर ही जो प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहासकार ने महाद्वीप का नाम गोंडवाना लैंड, आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड, तो वो इस जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अपने आंसर काउंट करते रहिएगा, मन में आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए हमेशा की तरह, ठीक है ना। और वीडियो खत्म होने पर शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे भी बताऊंगा आप किस तरह हम जीके पढ़ने वाले हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ये VIMP क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वृद्ध पुरुष, ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा। काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र कांड? तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त सन 1925। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। अवध किसान आंदोलन क्या है? अवध किसान आंदोलन क्या है? तो क्या हुआ था इसमें? जमींदारी को प्रोत्साहन दिया जाना। किससे संबंधित है? जमींदारी को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित था ये अवध किसान आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा। बुलंद दरवाजा किसने द्वारा बनवाया गया था? तो जो बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था दोस्तों वो अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। यूक्लिड का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था यूक्लिड का जन्म? तो ये हुआ था आपका मध्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब माना जाता है? मध्य 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ? तो ये आर्यों के पूर्व से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। साल को भारत के जनसंख्या इतिहास ग्रेट डिवाइड महत्वपूर्ण विभाजक कहा जाता है। इनमें से कौन से साल को माना जाता है ग्रेट डिवाइड मतलब महत्वपूर्ण विभाजन वर्ष? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1921 को माना जाता है। किसको माना जाता है? 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। बहमनी राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? किसको माना जाता है बहमनी राज्य का संस्थापक? ये अलाउद्दीन हसन को माना जाता है। किसको माना जाता है? अलाउद्दीन हसन। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है?
तो कहाँ पर स्थित है श्रवण बेलगोला? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो कहाँ पर बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा? ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है आईने अकबरी पुस्तक? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो किनको माना जाता है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष? तो ये महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर, आनंद मठ की विषय वस्तु क्या है? तो क्या मानी जाती है आनंद मठ की विषय वस्तु? सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक इनमें से कौन था? तो कौन था चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? किसकी विजयों से? कौन था वो जिसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? ये समुद्रगुप्त को, ठीक है ना, इनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? सर्वप्रथम इनमें से किसने चलाया था राजस्व सुधारों को? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहजहां की माता का क्या नाम था? शाहजहां की माता का क्या नाम था? शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जोधाबाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ऊंट की हड्डियां किस पुरास्थल से प्रतिवेदित हैं? ऊंट की हड्डियां इनमें से किस पुरास्थल से प्रतिवेदित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों, कालीबंगा। कहाँ से होती है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कुलम का युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? तो ये वास्तविकता में चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? चोलों व राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? तो योगिनीपुर इनमें से किसका प्राचीन नाम है? तो यह दिल्ली का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिएगा, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? तो जो चाणक्य थे उनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा? यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। वे फारसी का प्रयोग करते थे ऑफिशियल लैंग्वेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? बहुत बार मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है। तो जो वीणा है इनमें यहाँ पर वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो कहाँ पर किया था? ये इन्होंने जर्मनी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित कहाँ किया था? तो कहाँ पर किया था उन्होंने? अवध में किया था। कहाँ पर किया था बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित? अवध में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो किसको माना जाता है परमार वंश का संस्थापक? तो यह कनकपाल को माना जाता है परमार वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो किसने किया था अष्टप्रधान समिति का विघटन? यह किया गया था संभाजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो किस सुल्तान ने कराया था कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो किनको माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक? यह कुमारगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह कलिंजर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी शेरशाह सूरी की मृत्यु? कलिंजर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो कौन सा सूफी संप्रदाय था जिसने योग क्रिया को अपनाया था? तो ये ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर दोस्तों, शत्तारी। कौन सा सूफी संप्रदाय था? वो शत्तारी सूफी संप्रदाय जिसने योग कला को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कहाँ पर किया था प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने? यह कोचीन में किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसके द्वारा किया गया है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद? तो यह अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? किससे संबंधित था दीवान ए अर्ज विभाग? तो इसका संबंध था रक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम इनमें से किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का नाम? हाथी गुम्फा लेक के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन होता है? तो यह कश्मीर के इतिहास का वर्णन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बंदा बहादुर का मूल नाम था? बंद बहादुर का मूल नाम क्या था? तो यह लच्छन देव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? VVIMP क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो यह टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या नाम था? टॉलस्टॉय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो किसने चलाए थे शीशे के सिक्के? ये चलाए गए थे सातवाहन के शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक? कल्हड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यह भी VIMP क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने इसके बारे में लिखा है तो युद्ध के बारे में लिखा है। उन्होंने किसके बारे में लिखा है? यहाँ पर पूछा गया इनमें से किस युद्ध के बारे में लिखा है? तो उन्होंने एथेंस व स्पार्टा का युद्ध के बारे में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, हेरोडोटस ने किसके बारे में लिखा है इनमें से? एथेंस व स्पार्टा के युद्ध के बारे में, और उनको इतिहास का पिता भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, लीप ईयर के जनक कौन है? लीप ईयर के जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो जूलियस सीजर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ साथ ये भी बताएं कि अब आपको जीके किस प्रकार पढ़ना है। मैं आपको जीके सब्जेक्ट वाइज, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी डेली पढ़ाऊंगा और आपको डेली 50 से 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपकी कुछ भी डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अब आपको डेली इस तरह के जीके क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब रेलवे, NTPC के जो बचे हुए शिफ्ट के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। साथ साथ ग्रुप डी, मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी जस्ट जो अभी सिर्फ फेज़ 5 तक, या फिर मतलब जितने फेज़ बचे हुए हैं 5, 6 तक हो गए थे, 7 फेज़ तक हो गए थे, लेकिन फिर बाद में कोरोना के कारण पूरा रुक गया था एग्ज़ाम, तो वहाँ से फिर से रिज्यूम होंगे एग्ज़ाम, और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी रिज्यूम होगा। उसके बाद बहुत तेज गति से सारी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसलिए अब आप पूरी तरह से कमर कस लीजिए। ग्रुप डी वाले पूरी तरह से तैयार रहिए। जीके, GS, करंट अफेयर्स प्लस मैथ्स, रीजनिंग, और NTPC वाले फेज़ 2 की तैयारी में भिड़ जाइए जिन्होंने भी फेज़ 1 का एग्ज़ाम दे दिया है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ग्रुप डी, NTPC में से अब आपका कौन सा एग्ज़ाम बचा हुआ है। जिनका NTPC हो गया उनका ग्रुप डी बचा होगा, और जिनका NTPC हो गया लेकिन वो ये मत सोचिए कि बस आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये मान लीजिए कि अब NTPC फेज़ 2 भी जस्ट ग्रुप डी के फेज़ 1 के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिए, फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है 15 से 20 दिन में सारी एग्ज़ाम फिर से होने लगे और बिल्कुल वही पटरी पर लाइफ आ जाएगी, और जल्दी से जल्दी आपको 2021-22 में जॉब उठाना है। चलिए वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।